हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको बिहार डीएलएड के लिए 300 से 400 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस आपको करा दिया है। आज हम आपको 100 से लगभग 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराएंगे। अच्छा, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो हमने बताया था कि ये आपके एग्जाम के लिए कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जरूर ही फंसेंगे, तो इसलिए आप एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए क्या दिया है। प्लस 2D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 2D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए। ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जो फोकस दूरी का फार्मूला होगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू, अगर आपको सेंटीमीटर में है तो 100 अपान क्या कर देंगे, और ये पूछा क्या है, क्षमता। हाँ, तो यहाँ पे पी का मतलब पावर, क्षमता। तो पी के स्थान पे कितना रखेंगे, 2। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50। 101 का कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये सोल्यूशन भी दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर में वृक्क मतलब किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए बताइए, मानव शरीर में किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो 102 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। चलिए इसका हम सोल्यूशन आपको बता देते हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छान कर मूत्र का निर्माण करते हैं। न्यूरॉन मस्तिष्क की इकाई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या कह रहा है समझिए। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो देखिए और बताइए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 103 का राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो देखिए, फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 चलते हैं। 104 देखिए क्या है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए। 104 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। इसका हम व्याख्या बता देते हैं पहले 104 की। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण होता है। यह जल को शुद्ध करने में काम आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए और बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है उसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका ऑप्शन थोड़ा सा आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्या कह रहा है। आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है? तो बताइए, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? 106 का देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्याख्या भी हमने दिया है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या दिया है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो बताइए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसको हमने पिछले भी आपको कराया है कि कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है। कितना, 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्या कह रहा है। पौधों में तैयार भोजन को
पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो बताइए, पौधों में जो भोजन तैयार होता है उसको विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? देखिए चार ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए। 108, हाँ देखिए, तो उसको जो विभिन्न भागों तक पौधों में पहुंचाता है, जो भोजन तैयार होता है, उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम। ये पौधों में भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए। जाइलम जड़ों, देखिए जाइलम के बारे में क्या है? जाइलम जड़ों से जल और खनिज ऊपर ले जाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, इसी विशेषता के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ये भी आपके बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस कौन है जो सबसे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है, देख लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन लगभग 0.93% सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? 112, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी, एमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्याख्या देख लीजिए। एमीटर विद्युत धारा को मापता है और इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 114 क्या कह रहा है? हवाई जहाज का ढांचा और प्रेशर कुकर बनाने में किस किस हल्की मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो बताइए, हवाई जहाज का ढांचा और प्रेशर कुकर बनाने में किस हल्की मिश्र धातु का उपयोग होता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 114, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डूरालुमिन नामक मिश्र धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? डूरालुमिन। इसका हम व्याख्या आपको थोड़ा समझा देते हैं। यह एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज की मिश्र धातु है जो बहुत हल्की और मजबूत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, आपको हमने ये पिछले एक वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया था। देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? 115, राइट ऑप्शन बताइए। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के पावर हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है? समझिए 116, देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी?
तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था 1875 में? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट इसके इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है समझिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो बताइए वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्टिकल 360 में वित्तीय अनुच्छेद का प्रावधान दिया गया है। अच्छा एक बात और समझिए कि भारत में अभी भी एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 118 क्या कह रहा है? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 118 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अच्छा किनके बीच लड़ा गया था ये आप बता सकते हैं? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर नहीं, वो किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार। लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और गौरी की जीत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है समझिए। 119 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। क्या NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी व्याख्या NH44 जो श्रीनगर मतलब कहाँ है? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो बताइए भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उनके बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए कि वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? 121 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जितने भी लगभग संयुक्त राष्ट्र से संबंधित IMF वर्ल्ड बैंक है सबका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में ही रहता है। लगभग कहाँ है? अमेरिका में। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भी कहाँ है आपका? अमेरिका में ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देख लीजिए यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 122 क्या कह रहा है समझिए। 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो थे बाद भी वही वायसराय थे दोनों। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 122 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान और उसके बाद भी यही लॉर्ड कैनिंग ही थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। मतलब जो पहले गवर्नर जनरल कहलाता था 1857 की क्रांति के बाद वही गवर्नर जनरल जो था वो वायसराय कहलाने लगा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है? सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो बताइए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो हर्षवर्धन ने जो राजधानी थी वो आपकी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ? कन्नौज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्याख्या थोड़ा समझ लीजिए। उत्तर भारत का प्रभावी नियंत्रण के लिए हर्ष ने कन्नौज जो कि वो कहाँ है? वर्तमान में यूपी में है, को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? देखिए कौन सी पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 124 तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, विंध्य पर्वत जो है आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट इसका व्याख्या समझ लीजिए। विंध्य पर्वत
श्रृंखला मध्य प्रदेश के मुख्य भाग से होकर गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक है? तो बताइए किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 125। देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो आपको पता है केरल जो है उसकी साक्षरता दर सबसे अधिक होती है, किसकी? केरल की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है? भारतीय संसद में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में व्याख्या। भारत में बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए 1 अप्रैल 1973 को इसे लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जापान की मुद्रा करेंसी का क्या नाम है? तो बताइए जापान की करेंसी का क्या नाम है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 128। तो आपको पता है जापान की करेंसी क्या नाम है? येन। क्या नाम होता है? येन। डॉलर कहाँ का है आप बता सकते हैं? चलिए यूएसए का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक कौन है? तो भारत की खोज जो पुस्तक है उसकी लेखक कौन है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 129। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसका व्याख्या समझिए। नेहरू जी ने यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर जेल में अपने कारावास के दौरान लिखी थी। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 130 क्या कह रहा है समझिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो आपके हर एग्जाम में लगभग आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 130। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 131। महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महाधन उदय। महोदय संधि। अच्छा महोदय में आप बताइए कौन सी संधि है? महाधन उदय तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? यह एक स्वर संधि है जहां आ और उ मिलकर ओ का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? देखिए चौराहा चार राहों का समूह शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए चौराहा में कौन सा समास है? 132। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चौराहा में द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। व्याख्या समझिए। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगर आपका पहला वाक्य जो है वो अगर संख्यावाचक है तो वो क्या कहलाता है? मतलब द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा में चार, उसके बाद नवरत्न में नव, पंचवटी में ये पंच, ये क्या है? सब संख्यावाचक है, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। चलिए 133। इनमें से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए आंख का पर्यायवाची इनमें से कौन से नहीं है? 133। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो चक्षु, लोचन, अक्ष, ये सब क्या है? आंख के पर्यायवाची है। लेकिन ये जो नीर है ये आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है। ये नीर किसका पर्यायवाची है? जल या पानी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है समझिए। कृत्रिम मतलब बनावटी सही का सही विलोम क्या होगा?
तो जो कृत्रिम होता है, बनावटी, उसका विलोम क्या होगा बताइए? 134। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए कृत्रिम का बनावटी, अब बनावटी का उल्टा क्या होगा? प्राकृतिक या नैसर्गिक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 135। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? देखिए और बताइए लंबोदर में कौन सा समास है? 135। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो 135 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसकी व्याख्या समझिए। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, जहां पर जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करे, वहां क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? उन्नति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताइए उन्नत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 136। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो उन्नत में जो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसका? उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 137। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताइए अपना उल्लू सीधा करना, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, कि मतलब अपना काम या अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करने के मतलब अपना काम सीधा करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 138 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। कवियत्री का सही क्या होगा बताइए? कवियत्री का जो होता है वो सही मतलब शुद्ध शब्द क्या होगा? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो कवियत्री होता है वो सी आपका राइट होगा, का वा और उसके बाद इत्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 139। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताइए आकाश पाताल एक करना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 139 क्या होगा? देखिए और समझ सोचिए और बताइए। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। क्या करना? बहुत अधिक परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है? अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? तो बताइए अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? 140। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो प्राचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन। यहाँ आपको समझा देते हैं। अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक या नया, जबकि इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन या पुराना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स। करेक्ट सिनोनिम्स आपको बताना है। एंशिएंट आपने पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट का आपका पर्यायवाची बताना है, समानार्थी शब्द। 141। तो एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, एंटीक्यू का मतलब भी क्या होता है? प्राचीन ही होता है। चलिए नेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है? डी वाला कट रहा है, चलिए हम आपको समझा देंगे। अगर डी वाला आंसर होगा तो उसको भी समझा देंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है? फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स। आपको विलोम, डिमिनिश का विलोम आपको बताना है कि डिमिनिश का विलोम क्या होगा। 142 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। डिमिनिश का क्या होता है और इसमें देखिए वो क्या होगा। तो देखो डिमिनिश का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना, मतलब किसी चीज को घटाना। तो डिमिनिश का विलोम क्या हो जाएगा? इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना। तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। व्हाट डज द ईडियम आपको बताना है। बाइट द डस्ट मीन। बाइट द डस्ट का आपको ईडियम बताना है कि ईडियम क्या होगा। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो बाइट द डस्ट का मतलब होगा फेल हो जाना, मतलब टू सफर ए डिफीट, मतलब किसी चीज में आपको क्या होना? फेल हो जाना। इसकी हम व्याख्या भी आपको समझा देते हैं। बाइस का डस्ट मतलब धूल चाटना, यानी हार जाना या मारा जाना, ये होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है समझिए। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। देखिए और बताइए। ही इज गुड इंग्लिश। तो गुड के साथ आपको क्या प्रीपोजिशन लगेगा ये आप बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ही इज गुड एट इंग्लिश। किसमें?
एट, इंग्लिश के साथ आप क्या लगाएंगे, एट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसकी व्याख्या समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी विषय या काम में अच्छा होता है तो हमेशा गुड के गुड एट का प्रयोग होता है। उदाहरण, गुड एट मैथ्स, गुड एट स्विमिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 145 क्या कह रहे हैं समझिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको इनमें से करेक्ट आर्टिकल बताना है। आई सा वन आइड मैन क्रॉसिंग द रोड, तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। अब जैसे यहाँ वन लगा है तो आई सा अ वन आइड मैन क्रॉसिंग द रोड, तो इसका हम व्याख्या भी समझा देते हैं कि देखिए वन का उच्चारण वह व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसलिए यहाँ